हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग समाजशास्त्र के नेट जेआरएफ के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिया है। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति आनुभविक विश्वासों, सूचक चिन्हों तथा मूल्यों की वह व्यवस्था है जो उस स्थिति को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक कार्य किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑमंड एवं पावेल के अनुसार, सिडनी तथा बर्बा के अनुसार, माइनर बीनर के अनुसार तथा मॉरिस जोन्स के अनुसार। तो बताना है कि किसके अनुसार यह परिभाषा दी गई है। नेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट कहिए या फिर इसे नेट के एग्ज़ाम का मॉडल पेपर कहिए, दोनों एक ही बात है। इस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम लगभग 350 प्रश्नों का सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद डर नहीं लगेगा। आपको पहले से पता होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप अपनी उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सिडनी तथा बर्बा के अनुसार ये डेफिनेशन है राजनीतिक संस्कृति की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में यूनिसेफ अपने कार्य के रूप में निम्न में से किस क्षेत्र में सहयोग करता है। ऑप्शन से बाल संरक्षण, बाल पर्यावरण, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य या फिर ये सभी। तो बताना यूनिसेफ का कार्य क्या है भारत में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी कार्य यूनिसेफ के हैं। बाल संरक्षण करना, बाल पर्यावरण को देखना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य को देखना, ये सब यूनिसेफ के कार्य हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उसके विकास की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय शिक्षण मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत या फिर नई मंजिल योजना। तो योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो वर्तमान भारत में अभी नई रिसेंटली में जो योजनाएं चल रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग योजनाओं को भी तैयार कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय शिक्षण मिशन। इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण की विकास की कल्पना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। वर्ष 1910 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1926 में या फिर 1925 में। तो बताना है कि महिला राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वर्ष 1925 में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था 1925 में। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में सक्रियतावाद शब्द का प्रयोग किया गया है जो किसके उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है तानाशाह को चुनौती, महिलाओं को समानता, नस्लवाद का विरोध या फिर ये सभी। तो सक्रियतावाद शब्द का प्रयोग क्यों किया गया यह बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। तानाशाह को चुनौती देने के लिए, महिलाओं को समानता के लिए, नस्लवाद का विरोध करने के लिए सक्रियतावाद शब्द का प्रयोग किया गया था सोशियोलॉजी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विशिष्ट बाजार निम्न में से किस प्रकार के बाजार का वर्गीकरण है, सही का पहचान कीजिए। कार्य के आधार पर, समय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या फिर प्रतियोगिता के आधार पर। तो विशिष्ट बाजार किसका आधार है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है विशिष्ट बाजार का।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन के महासचिव का पद ग्रहण करने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस हैं कुर्ट बाल्दीम, डॉग हैमरशोल्ड, यूथांट या फिर बुतरस बुतरस धाली। तो इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव के नाम हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2, 3, 1 और 4। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन है इसका, सरकार ने विकलांग महिलाओं के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। और कारण है, दोनों कथन दे रखा है लेकिन निचला वाला कारण है, सरकार द्वारा नारी शिक्षा हेतु भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है। कूट है इसके, कथन ए असत्य है तथा कथन आर सत्य है। कथन ये सत्य है तथा कथन आर असत्य है। दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों कथन असत्य हैं। तो आपको इस कूट में से बताना है कि सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कथन ए असत्य है तथा कथन आर सत्य है। तो ऑब्वियसली सरकार ने विकलांग महिलाओं के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में नियंत्रित अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, गरीबी हटाओ की राजनीति, भूमि सुधार जैसी गरीबी प्रतिकारक नीतियाँ, कृषि उत्पादन के पीछे राज्य का बल लगाना या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना। तो इसका कूट दिया गया, इसमें से आपको सही आंसर पे टिक करना है। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं ये, तो बताने इसमें से कौन सी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, बाकी ये लास्ट वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1949, विशेष विवाह अधिनियम 1954 या फिर हिंदू विवाह निर्योग्यता निराकरण अधिनियम 1946। तो बताना है कि समगोत्र विवाह के प्रतिबंध कब हटाए गए, किस अधिनियम के अंतर्गत। तो अधिनियम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप महिलाओं से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। चलिए नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में आर्थिक समृद्धि का पहला व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शंस हैं W.A. लेविस, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या फिर जोसेफ शुम्पीटर। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में आर्थिक समृद्धि का पहला व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया। तो यह सिद्धांत दिया है एडम स्मिथ ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, आर्थिक समृद्धि की व्याख्या कितने सामान्य बिंदु को लेकर की गई, 4, 5, 7 या फिर 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ कब हुआ था। 1972 में, 1982 में, 1991 में या फिर 1994 में। तो वैश्वीकरण का प्रारंभ कब हुआ था भारत में, बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1991 में। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में समानता का अधिकार कब दिया गया। 1954, 1958, 1962 या फिर 1967 में। तो बताना है कि समानता का अधिकार कब दिया गया। तो
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 1954 में। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी किससे परिवर्तन लाती है? ऑप्शंस हैं समाज में, समुदाय में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में या फिर सभी में। तो प्रौद्योगिकी द्वारा समाज के या फिर किस में परिवर्तन आता है ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन आता है तो इससे समाज का प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार श्रम संघ एक ऐसा संघ है जिसका संचालन मुख्यतः उनके सदस्यों की प्रतिनिधि के कार्य से संबद्ध आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की रक्षा करने या उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शंस हैं डेकार्ड, GDH कोल, कीन्स या फिर एडम स्मिथ। तो ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ठीक नेट के एग्जाम में यही पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। तो आप लोग इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखिए। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, GDH कोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुनाल मिल्डर ने एशियन ड्रामा पुस्तक के माध्यम से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं का वर्णन किया। मिडल का मानना है कि विकास का परिणाम चक्रीय प्रक्रिया को उत्पन्न करना है। चक्रीय प्रक्रिया से धनिक देश अधिक धनी होते हैं, दुर्बल देश पिछड़ जाते हैं। तो कूट के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर पे टिक करना है। तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और फिर टिक बताइए कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये तीनों ही जो पॉइंट हैं गुनाल मिल्डर ने ये कहा है और ये तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने से क्वेश्चन है ये। नए नए थिंकर्स के नाम है ये, तो आपको बताना है, इसमें मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। नए थिंकर्स हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा, तो मैच कर लेते हैं एक बार। तो डॉन टैपकॉट का है डिजिटल इकोनॉमी पर चर्चा, तो ए का ए। थियोडोर लेविट का है सांस्कृतिक निगमों की चर्चा, तो आई थिंक ये पहले से ऑलरेडी सुमेलित है। तो देखते हैं किस में है ये आंसर इसका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन दे दिया गया है, इसके कूट दे दिया गया है और क्वेश्चंस नीचे हैं और दो क्वेश्चंस को एक ही का उससे विकल्प से सही आंसर का चयन करना है। तो चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन है इसका, उपभोग जीवन की बुनियादी आवश्यकता से जुड़ी अवधारणा है और इसका कारण है ऐसी वस्तुएं जो व्यावसायिक दृष्टि से आवश्यक बना दी गई हों उपभोक्तावाद वस्तुएं कहलाती हैं। तो बताना है, ऑप्शंस इसके ऊपर दिए गए हैं, इसमें से सही कूट का चयन करना है आपको। तो 59 क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 59 का बी। और 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसी में इसका भी आंसर है। कथन है इसका, किसी प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं व पेड़ पौधों की प्रजातीय भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। और वर्तमान समय में इसका कारण है, वर्तमान समय में पशुओं की भिन्न प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन बी है। ए आर दोनों सही है परंतु कथन जो इसका कारण है वो मैच नहीं कर रहा, वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अब।
विकास के कारण भी स्थापित व्यक्तियों व समूहों के समक्ष सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या जो उत्पन्न होती है वह कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं पुनर्वास, नगरीकरण, गंदी बस्ती या फिर आवास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पुनर्वास। चलिए आगे देखते हैं। रेडियोधर्मी में प्रदूषित स्थल के निकट विचरण करने वाले जीव जंतुओं में किसकी शिकायतें होती हैं? यानी कि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण जहाँ पे होता है वहाँ पे आसपास जो जीव जंतु रहते हैं उनमें कौन सी किस प्रकार वो प्रभावित होते हैं? तो त्वचा हटने की, ट्यूमर की, अंधेपन की या फिर बेहोशी की, कौन सी शिकायत पाई जाती है उनमें? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, त्वचा हटने की शिकायत पाई जाती है जहाँ पे भी रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र में संरचनावाद किसे आधार बिंदु मानकर समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर बल देता है? ऑप्शन हैं सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संरचना या फिर सामाजिक रचना। तो संरचनावाद किसे अपना आधार बिंदु मानता है यह बताना है आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सामाजिक संरचना को संरचनावाद अपना आधार बिंदु मानता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रवास जो आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होता है क्या कहलाता है? स्वतंत्र प्रवास, बृहद प्रवास, बाध्यतामूलक प्रवास या फिर आदिम प्रवास। तो क्या कहा जाता है यह बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बृहद प्रवास। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में मानव जनित कारणों में कौन जलवायु प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य स्रोत है? ऑप्शंस हैं आधुनिकीकरण, वनारोपण, संस्कृतिकरण या फिर औद्योगिकरण। तो बताना है कि जलवायु प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप सबको पता होगा ये आंसर क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, औद्योगिकरण के द्वारा जलवायु प्रदूषण होता है ऑब्वियसली, और इससे जलवायु में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मौसम में कई चेंजेस आ गए हैं, तो जिसका कारण है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ग सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा वर्ग सुमेलित नहीं है। और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये ना सिर्फ नेट और जेआरएफ के लिए है बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वही सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। तो आप लोग नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं भी उनको भी अपने चैनल पे करा रही हूँ, तो उसको भी देख लीजिए। और ये मॉडल पेपर जो है प्रैक्टिस सेट इसको भी कर लीजिए, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करना। तो बताना है 66 का क्या आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अपने स्थान से हटना यात्रा ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्खिम ने समाज को एक जीवधारी की भांति माना है। दुर्खिम का प्रकार्यवाद स्पेंसर के सावयववाद से प्रभावित था। दुर्खिम ने प्रकार्य को स्पष्ट करने के लिए धर्म, अपराध और श्रम विभाजन के प्रकार्यों के उदाहरण दिए हैं। तो नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोगों ने दुर्खिम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि दुर्खिम इम्पॉर्टेंट है नेट के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट दुर्खिम का सही है। अगला है सुमेलित करना है। ये देखिए पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सम्मेलन कुछ 4, 6, 10 सम्मेलन ही हैं, उन्हीं को याद करना है और उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं।
चलिए सुमेलित करके देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था ये 1972 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में। बाली सम्मेलन 2007 में और दोहा सम्मेलन हुआ था 2012 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। वर्तमान समय में कथन है इसका, वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही है। और इसका कारण दिया गया है नगरीकरण व औद्योगिकरण के कारण दिन प्रतिदिन समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो कूट में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जरूरी नहीं है कि औद्योगिकरण से ही होता है, क्योंकि ये साउंड से होने वाला प्रदूषण है। तो ये इसका जो कारण दिया गया है यह गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो बताना है आपको। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन है महिलाओं की जीवन पद्धति में परिवर्तन से, महिलाओं के कार्य में परिवर्तन से, महिलाओं के उत्पीड़न के मूल कारणों से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, महिलाओं के उत्पीड़न के मूल कारणों से संबंधित है कौन सा नारीवाद? आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दहेज वह धन या संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाती है, यह किसका कथन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवाह और परिवार तो मेन ही टॉपिक है किसी भी सोशियोलॉजी का, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें विवाह और परिवार ये दो टॉपिक बहुत ही मेन होता है, और इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना, और इनसे रिलेटेड ज़्यादातर परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेबस्टर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन परिवार के उभरते स्वरूप की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं परिवार का आकार घटना, पिता के अधिकारों में परिवर्तन, परिवार में सहयोग की कमी, या फिर परिवार का स्थायित्व होना। तो बताना है कि परिवार के उभरते स्वरूप की विशेषताएं क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, परिवार का स्थायित्व होना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे लैंगिक व्यवहार के एक अंग के रूप में शामिल किया जाता है? ऑप्शंस हैं स्पर्श करना, आलिंगन करना, कल्पना करना, या फिर ये सभी। तो किसे लैंगिक व्यवहार के एक अंग के रूप में शामिल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समस्या ऑनर किलिंग को समाज में किस अन्य नाम से जाना जाता है? सम्मान हत्या, निरोधक हत्या, भयानक हत्या, या फिर सामान्य हत्या। तो ऑनर किलिंग किसे कहते हैं ये बताना है आपको, इसका एक दूसरा नाम पूछ रहा है ये। तो ये है ऑप्शन इसका राइट आंसर ए, सम्मान हत्या भी कहते हैं ऑनर किलिंग को। अगला क्वेश्चन है निम्न पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ये तीनों ही स्टेटमेंट
राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कथन है भारत में बच्चों का कम लिंग अनुपात मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या के कारण है, और इसका कारण दिया गया है पितृत्व व्यवस्था के कारण भारत में पुत्र वरीयता बहुत अधिक है। तो कूट में से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे आपके लिए। तो आप लोग बताइएगा कि ये आपकी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो का लाभ आपको भी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।